अस्सलाम वालेकुम। 9 और 10 मुहर्रम की मुनासबत और उसके एहतराम में दो बातें पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी कौम के लीडर्स को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। बहुत से मुल्क के इलाके ऐसे हैं जहाँ सैलाब ने तबाहकारियाँ मचा रखी हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। तो अल्लाह पाक का तो हुक्म है कुरान पाक में कि अल्लाह की ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ। तो हमारे लीडर्स के लिए भी शायद सबसे बड़ा इम्तहान यही है कि उस फसाद से गुरेज करते हुए कौम को इकट्ठा करें। जो मदद कर सकता है किसी शराब में डूबे हुए की उसकी मदद करे। पाकिस्तान इस इक़्तिसादी बहरान से निकल जाए, उसके लिए अपना किरदार अदा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ज़ुबान तो बंद की जा सकती है। बहुत सी मिसालें इस्लामिक हिस्ट्री से हमारे पास लीडर्स इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं। मैं जस्टिस अतर मिनिल्ला को अक्सर कोट करता हूँ कि अपने सियासी मकासद के लिए मज़हब का नाम इस्तेमाल करना तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। और 9 और 10 मुहर्रम का अगर कोई एक सबक हमें सीखने की ज़रूरत है ना, एक लेसन अगर सीखने की ज़रूरत है, जाली पट्टियाँ यहाँ लगाने की, सजाने की, तमगे सजाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सबक है कुर्बानी का, सच्चाई का और इसार का, अपनी कौम के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी मनफत के लिए नहीं कि अपनी दुकान चमक जाए। मुल्क का क्या होता है उसका बाद में सोचेंगे, मुल्क के लोगों का क्या होता है उसका बाद में सोचेंगे। पाकिस्तान का सोच के अगर कोई कुर्बानी अपनी देने पे तैयार है तो वो 9 और 10 मुहर्रम का सबक है। मुझे अपने लीडर्स में वो सबक नज़र नज़र आता। इस्लाम का नाम लेकर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मुझे उसके अंदर कोई जज्बा नज़र नहीं आता। सारों को देखता हूँ तो बहुत दिल दुखता है। जब आधा पाकिस्तान आपको सैलाबों में डूबा हुआ नज़र आए, मुल्क के हालात ख़राब नज़र आए, आपकी इक़्तिसादी मुश्किलात हों कि वो आपको परेशान करे, रातों को सोने ना दें, तो आपको तो फ़िक्र ये होनी चाहिए कि कल पाकिस्तान का जो सूरज तुलू होगा उसमें बेहतरी के लिए मेरा हिस्सा क्या होगा, मैं इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। यही 9 और 10 मुहर्रम की सबसे बड़ा लेसन यही है, सच्चाई का साथ, हक़ का साथ, इसार और कुर्बानी। उसमें अगर हमारे लीडर्स में से कोई मिसाल बनेगा तो उसको आइंदा के लिए शायद अल्लाह भी राह दे देगा, नहीं तो अल्लाह उसका रास्ता बंद करेगा। ये मेरा यकीन भी है और ईमान भी है। हमेशा आप झूठ का सहारा लेकर कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऊपर बैठा हुआ कर एक इंसाफ का निज़ाम है उसका, वो इंसाफ का निज़ाम काम आता है। अपनी ख़बरों की तरफ आते हैं। आज की अभी सबसे बड़ी डेवलपमेंट मैं इसको कहूँगा, सरकारी सतह पर तो उसको वैसे बयान नहीं किया जाता और ना फ़ौज से उसको उस तरीके से बयान किया जाता है, लेकिन फ़ौज के अंदर तवील अरसे से, ख़ास तौर पर ये जब से अप्रैल के महीने से हुकूमत के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, तो एक ऐसी कैफियत थी कि बहुत से तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के ऊपर अस्करियत पसंद है, बाकायदा टारगेट करके कुछ लोगों के ख़िलाफ़ लिखते थे, कुछ के हक़ में लिखते थे। इवन बलूचिस्तान का हादसा जहाँ शोहदा के लिए ताज़ीम करनी चाहिए थी, उनको सलाम पेश करना चाहिए था, उसके अंदर भी बिल्कुल बद तहज़ीबी का मुज़ाहरा किया गया जो हमारी रवायात के भी ख़िलाफ़ है और इस्लामी जो हमारी तरबियत है उसके भी ख़िलाफ़ है। तो आज कुछ बड़ी पोस्टिंग्स हुई हैं जिनका मैं तज़किरा प्रोग्राम के आगाज़ में करना चाहता हूँ। जनरल फैज़ हमीद DGISI तैनात रहे, बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी। और इमरान खान का जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाज़ा शुरू होता है, वो प्राइम मिनिस्टर की ज़ात का दखल, मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं का उसमें इल्ज़ाम दूंगा, उसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़िद की कि इनको अभी तब्दील नहीं किया जाना चाहिए। शायद ये पहला मौका था जहाँ वो सेम पेज फटा और उसके ऊपर एक एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि बाकायदा ऐलान हो चुका था कि नए DGISI की तैनाती की जाएगी, जनरल फैज़ हमीद को पोस्ट आउट किया जाएगा, उनकी मुद्दत पूरी होगी और अगले जो सीनियर लोग हैं उनमें से आम तौर पर कोर में उनको तैनात किया जाना भी तरजीह दी जाती है कि वो कोर कमांड कर लें, उसके बाद उनको फर्दर पोस्टिंग के लिए कंसिडर किया जाए। इमरान खान की जानिब से पैगाम गया कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूँ, आप भेजें और मैं मोहर लगा दूं, ऐसे नहीं होगा, मैं वज़ीर आज़म हूँ, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ, समरी भेजें फिर गौर करूँगा। जब हमने चेक किया तो पता चला कि इनफॉर्मली कॉन्सेंट पहले दे दी गई थी कि आप नए चीफ़ की तैनाती कर लें, लेकिन ये आफ्टर थाट थी और आफ्टर थाट ने एक परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर दी। वो बुरहानी कैफियत कंटिन्यू की, समरी आई, इंटरव्यूज़ किए इमरान खान ने और उसके बाद जनरल नदीम अंजुम जिनकी तैनाती की गई, वो सुलझे हुए आदमी हैं और बल्कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उनके करीबी हलकों का ख्याल ये है कि ये जो माजी करीब के 2-3 DGISI रहे उनसे मुख्तलिफ इस तरीके से हैं कि उनको कैमरा या शोहरत पसंद नहीं है। कैमरा कवरेजेस में भी बाकायदा हदायत है कि उनको कैमरे पे मत दिखाया जाए। तो ये एक चेंज है जो नज़र आती है। जनरल फैज़ हमीद को पोस्ट आउट किया गया पेशावर से, पेशावर कोर कमांड से हटाकर उनको बहावलपुर भेजा गया। तो आर्मी के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल पोस्टिंग है, कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, सिर्फ जल्दी तब्दीली होगी। आमतौर पर किसी को कोर कमांड पे भेजा जाए तो वो 2-2.5 साल का अरसा सोचता है बंदा कि वहाँ लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
तो मैं अनयूजुअल तो इसको नहीं कहूँगा, लेकिन एक तब्दीली हुई है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मियाँ साहब के साथ जब उनके 12 अक्टूबर से पहले इख्तिलाफ़ात चल रहे थे तो कुछ एक दो तब्दीलियाँ हुई थी, और मैंने एक दिन इजाज़ुल हक साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि जहाज़ के अंदर बैठे हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने शायद गिलगित बल्तिस्तान से या किसी जगह से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को अपने जाके बोल दो कि डू नॉट इंटरफेयर इन माई कोर, बस इसको मैं यहीं रोकूंगा। जो उनकी जगह पर आए हैं उनका नाम है जनरल हसन अज़हर हयात। ये GOC मीरा शाह भी रहे हैं और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी इससे पहले ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं। इनके सगे भाई जनरल एहसन अज़हर हयात भी पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुए हैं, ये उनके भाई हैं। और तीसरे जनरल जिनकी पोस्टिंग हुई है वो जनरल खालिद ज़िया हैं, जिनको मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी का तैनात किया गया है। जो मेन हमारा आज का फोकस रहेगा वो रहेगा फॉरेन फंडिंग और जो 621F की इम्प्लीकेशन पॉसिबली उस हवाले से जो प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इमरान शफीक साहब हैं, लीगल एक्सपर्ट भी हैं और नैब के हवाले से भी हमें बहुत सारी बातों से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ बहुत ही पिंडी की मशहूर मारूफ शख्सियत हनीफ अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अब्बासी साहब। और अब्बासी साहब आजकल नई नई मेट्रो चला रहे हैं और इस्लामाबाद की ड्यूटी इनके ऊपर है कि इन्होंने इस्लामाबाद को दुरुस्त कैसे करना और साफ़ कैसे करना है। ये आपका इम्तहान भी आपका हनीफ अब्बासी इंशाअल्लाह, दुआ करें अल्लाह। और अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ हैं। अकबर एस बाबर साहब, आपको भी खुशामदीद कहूँगा। आप ही से आगाज़ करूँगा इसका। फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर मैं बहुत से लोगों से पूछता हूँ कि टोटल उसका क्वांटम क्या है। आपने 8 से 13 तक का केस किया था, तो 8 से 13 तक का क्या है, और फिर अगर उससे आ जाए 2022 तक तो टोटल अमाउंट कितनी है फॉरेन फंडिंग, कितना पैसा बाहर से PTI ने हासिल किया, फिर उसमें से ममनुआ की तरफ आते हैं, या कौन सी ऐसी थी जो प्रोहिबिटेड थी, जायज़ नहीं थी पाकिस्तानी कवानीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन की। काश ये संजीदगी हमारी लीडरशिप में होती, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर आपकी मईशत कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती, कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। तो ये जो सियासत है, लेकिन इसलिए मैं ज़रूर कहता चलूँ कि ये जो इंतशार की सियासत है, इसकी बड़ी वजह ये है कि कानून की गिरफ्त पूरी तरह लागू नहीं हुई। और मैं ख़ुसूसन ज़िक्र करूँगा अपनी पार्टी का, PTI और इमरान खान का, कि जो अंदाज़ उनकी सियासत का है, मगरब की जो मिसालें देते थे, तो मगरब में अभी हालिया बोरिस जॉनसन हैं, उनके वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने एक पार्टी की थी लॉकडाउन के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, और तो उसके बाद एक प्रेशर बिल्ड हुआ जब ये मालूमात हुई कि वो इस्तीफ़ा दें। फिर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत गए। उसके बावजूद उनकी अपनी जमात के वज़ीरों कर दिया। उन्होंने एक ये डेमोक्रेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफ़ा देना पड़ा। ये मिसालें वो थी जो इमरान खान देते थे। आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने अभी ये जो मेरे इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ाम नहीं रहे, ये अब साबित हो चुके हैं, ये अब फैक्ट्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, ये एक किस्म की फ़र्द जुर्म उन पर आयद हो चुकी है। सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर में एक रिक्वायरमेंट है, कानूनी रिक्वायरमेंट है कि इससे पहले कि आप सज़ा लागू करें, जो कि इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में आते हैं, आप एक दफ़ा शो कॉज नोटिस देंगे। तो ये एक लास्ट चांस होता है जिसकी वो 23 तारीख को उनको नोटिस दी। जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का ताल्लुक है और मालियत का ताल्लुक है, देखिए मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि जिस चीज़ का हम अहाता कर सके, क्योंकि सारा केस ही डोनेशंस का था कि कितने बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई है और उसके दस्तावेज मौजूद है या नहीं मौजूद। तो जो हमने स्क्रूटनी कमेटी के वक्त जो चीज़ सामने आई थी वो तकरीबन $7.2 मिलियन, ओवरऑल $10 मिलियन के करीब, जो कि इन्वेस्टिगेट, इसके बाहर भी बहुत सारे पैसा है जो आया है। तो अभी भी ये तकरीबन $5 मिलियन प्लस 972,000 पाउंड्स, ये सारा मिला के कुछ 1.25 अरब 1.5 अरब रुपए के करीब बनते हैं आज की कन्वर्जन रेट पे, जो कि साबित हो चुके हैं कि ये ममनुआ ज़राए से आए हैं। ममनुआ ज़राए में फ़ॉरेन फंडिंग भी शामिल है और गैर कानूनी मुल्क के अंदर से, यानी अगर सर ये 1.25 अरब रुपए तो आपने बताया कि ममनुआ हैं, जो जायज़ नहीं थे। मेरा सवाल था कि टोटल पैसा कितना आया, 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन, कितना आया टोटल पैसा, जिसमें से ये 1.25 अरब आप कह रहे हैं ममनुआ है? देखिए, मैं चूँकि मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, मेरे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है। सिर्फ ये जो अबराज का पैसा है, जो कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इस्टेब्लिश किया कि $1.3 मिलियन
सिर्फ अबराज से आया था वूटान के ज़रिए, जो कि ये दावा इन्होंने एफिडेविट दिया कि ये पाकिस्तानियों का पैसा है। फिर उसके बाद जो एक अरब शेख हैं, जो मिनिस्टर हैं, शेख नायान, अभी भी यूएई की कैबिनेट में, उनकी तरफ से $2 मिलियन आए जो कि जाहिर नहीं किए गए, वो भी साबित हो गए, मनी ट्रेल वगैरह सब कुछ मौजूद है। और तो जहाँ तक ओवरऑल हजम है सर, आप कह रहे हैं कि वो साबित हो गया कि मुबारक नहियान से वो पैसा आया है। मैं अपने साथियों से सारों से कहा कि मुझे वो ट्रांजैक्शन ला के दे जहाँ नज़र आए कि पैसा मुबारक नहियान के अकाउंट से निकल के वूटन या अबराज के अकाउंट में गया और फिर अबराज के अकाउंट से या वूटन के अकाउंट से पाकिस्तान आया। आपके पास अगर वो बैंक स्टेटमेंट है तो मुझे दे, मैं अपनी स्क्रीन पे डालूंगा, लेकिन मेरे पास वो कॉपी ऐसी अभी तक मिली नहीं है मुझे। वो इसलिए कि जो जिनकी ये स्टोरी है, साइमन क्लार्क, आपको भी पता है कि ये इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और बड़े आला मयार के हैं, और उन्होंने किताब भी लिखी है अबराज पे और जो $1 बिलियन का फ्रॉड जो जिस पे केस चल रहा है, और उन्होंने ये स्कैंडल ब्रेक किया था। उनका ये दावा है कि उनके पास मनी ट्रेल भी है, बैंक स्टेटमेंट्स भी हैं और सब ईमेल्स भी हैं, और उन्होंने ये भी साथ ऑफ़र की है कि अगर सरकारी तौर पे उनसे रब्ता किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जब केस आता है तो वो ये तमाम मनी ट्रेल, बैंक स्टेटमेंट्स ये प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मुझे पूरी तवक्को है कि जब एक मैं आपसे और सवाल पूछ लूं, अगर वो मनी ट्रेल मांग एक और आपसे मैं बात पूछ लूँ, जब ये फ़ंड रेजिंग वगैरह होती थी तो मेरे पास किसी ने मुझे लिख के डिटेल भेजी है, मैं आपसे उसका एज इट इज़ जवाब पूछूंगा कि दुबई में या यूएई में इमरान चौधरी नामी कोई कारोबारी शख्सियत थे, वहाँ फ़ंड रेजिंग के जो फंक्शन होते थे वहाँ आपकी मौजूदगी में, अकबर एस बाबर की मौजूदगी में इमरान खान भी जाते थे और कोई इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत भी थी जिनकी मौजूदगी में मुबारक नयान से इंटरेक्शन भी करवाया गया। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक है कि मिडल ईस्ट से, और ये जो नाम लिया इमरान चौधरी, इसके अलावा एक और शख्सियत थी जुल्करनैन अली खान जो मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर थे। उनकी एक जुल्टेक कंपनी भी है सऊदी अरब में, तो हमने वीडियोस भी दी हैं। हमने वो जो तमाम डाटा दिया इलेक्शन कमीशन को कि ये इतना पैसा है, लेकिन ये जाहिर नहीं इमरान चौधरी कौन है, इलीगल सोर्स के जरिए इमरान चौधरी कौन है और ये जुल्करनैन कौन है? ये इमरान जुल्करनैन पीटीआई के मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर हेड थे, उनके बाकायदा सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी वीडियोस हैं, वो इमरान को रिसीव करें, वो अनाउंस करें कि हमने इतने बड़े पैमाने पे फंडिंग की है। इमरान चौधरी इमरान खान के बड़े पुराने दोस्त हैं। मैं आज तक किसी फंड रेजिंग इवेंट में दुबई में मैं इमरान खान के साथ कभी भी नहीं गया, कभी भी मैं ऐसी किसी तकरीब में शामिल नहीं था। क्या ये जो फंड रेजिंग के इवेंट थे, क्या इसमें कोई इंडियन बिजनेसमैन भी मौजूद होते थे? देखिए एविडेंस तो है ना इसमें कि पैसा है इमरान चौधरी के ज़रिए फिर यहाँ पे आता था। अब ये जो मैंने पहले दिन से नवंबर 2014 में मैंने ये एविडेंस दिया कि पीटीआई के फाइनेंस बोर्ड, और उसमें कॉपी लिखी हुई है, कॉपी टू इमरान खान एंड कॉपी टू डॉक्टर आरिफ अलवी एज सेक्रेटरी जनरल। अब बाय द वे इस सारे पीरियड में 5 साल में जो इतनी बड़े पैमाने पे गैर कानूनी फंडिंग हुई जो कि साबित हो चुकी है, उसमें Imran Khan was the chairman, लेकिन Dr. Arif Alvi was the secretary general. So he should also take responsibility. He should also resign. इतना बड़ा फैसला आया है तो पैसा जो है ये सारा मिडल ईस्ट से आता था। एम्प्लॉइज़ का मैंने उस वक्त जिक्र किया कि इन एम्प्लॉइज़ में ज़्यादातर पैसा जो मिडल ईस्ट से आया और मुल्कों से आया, जो मिडल ईस्ट कॉन्ड्यूट बना, ये वो उनके अकाउंट्स में आया। तो हमें स्क्रूटनी कमेटी ने चूँकि ताउन नहीं किया, हम 4 साल इस पे इशू को उठाते रहे। आज जब ये ऑर्डर हुआ उसमें इसकी निशानदेही हुई इलेक्शन कमीशन ने, तो फिर उसके बाद अभी तक जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुलाजमीन ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमसे ब्लैंक चेक साइन करके ले लेते थे। यहाँ आप रुकिएगा, हमें नहीं पता हमारे मुलाजमी वाली डिटेल भी है, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। हनीफ अब्बासी साहब एक केस लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे, तो बाकी तफसील मैं पहले हनीफ अब्बासी साहब से सुनना चाहूँगा। अकबर एस बाबर की कहानी आपने सुन ली है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ये $7 मिलियन की भी दस्तावेज़ इन्होंने मुझे दी थी, पूरा टेबल बना हुआ था, मैंने वो स्क्रीन पे ये जजमेंट आने से पहले भी दिखाता रहूँ। कोर्ट में आप जब केस लेके गए थे उसमें क्या चीज़ें थी आपके पास? देखिए जी, मैं तो कोई डिटेल में उस तरह तो नहीं जैसे अकबर एस बाबर साहब ने आपको चीज़ें बताई हैं या कोई मेरा लॉयर बता सकता है, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें, क्योंकि हर वहाँ पे जो तारीख होती थी, पेशी होती थी, मैं वहाँ पे पेश होता था। और हमारी मेन जो थे वो बनी गाला की मनी ट्रेल के हवाले से थी चीज़ें कि इन्होंने जो ये ज़मीन ख़रीदी है और ये वो फलां सारी चीज़ें, और उसमें किसी एक चीज़ का जवाब, कभी वो कहते थे जमाइमा ने पैसे भेजे हैं,
कभी वो कहते थे राशिद खान ने पैसे भेजे, कभी वो क्या करते थे, कभी वो क्या करते थे, और उनके मुंह में बातें डाली जाती थी। कौन डालता था वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। दूसरा ये था कि अपना इन्होंने साथ हमने एक और चीज़ रखी कि ये फॉरेन फंडिंग वाला इशू रखा, क्योंकि अकबर एस बाबर तो 2014 में चले गए, हमने तो 2016 में जाके 11वें महीने में मैंने दायर की थी पटिशन 62(1)(f) के तहत कि ये झूठा है और सर्टिफाइड झूठा है। 6 साल पहले मैंने जो बात की उसके अंदर, और जो हमने कहा कि इन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन के अंदर अपने फंड्स के हवाले से, अपने अकाउंट्स के हवाले से, वो झूठा है, झूठ पे मबनी है। बहरहाल उस पर बाकी चीज़ें उन्होंने खुद ही कह दिया, हाँ जी राशिद ने भी दिए पैसे, फलां ने भी दिए, कभी फ्लैट बिका, कभी जमाइमा ने दिए, कभी राशिद खान ने दिए, राइट लेफ्ट करते कराते उसको तो उन्होंने क्लियर कर दिया और करना था। और साथ ही उन्होंने लिख दिया इस हवाले से सर्टिफिकेट झूठा है या नहीं है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का दायरा कार है या इलेक्शन कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है या फिर उसके बाद हुकूमत आती है यानी पार्लियामेंट आती है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे आप जाएं और वहाँ से फैसला लें तो फैसला तो ऑलरेडी इन्होंने उसमें इलेक्शन कमीशन में गए हुए, जो आपके केस में जो हमारे कोर्ट का ऑर्डर है कि इलेक्शन कमीशन अगर फैसला दे, अगर दे तो फिर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी, हो सकती नहीं है, उसमें लिखा है फिर इमरान खान के बेंच में जज कौन कौन थे? उसमें थे साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे, अता बंदियाल साहब थे और एक फैसल अर्द थे मेरा ख्याल। ये मौजूदा चीफ जस्टिस उसमें थे। तो वो फिर उनकी अपनी दी हुई जजमेंट जो है वो मिसाल के तौर पर सामने आएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन का फैसला है। मेरा भी ज़्यादा जो उस वक्त भी उन्होंने जो मुझे कहा ना, पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे वकील से कि आप पार्टी बैन कराने आए हैं या इसके अपना ऊपर आए हैं, लीडर के हवाले से आए हैं, 62(1)(f) के हवाले से आए हैं। उस वक्त मैंने भी वहाँ खड़े होकर कहा और हमारे लॉयर शेख अकरम साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा जी हमारा मकसद ये साबित करना है कि ये जो पार्टी लीडर है ये झूठा है और 62(1)(f) के तहत हम यहाँ पे आए। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने पूरी जजमेंट लिख दी। ये अल्लाह का करना था और इनकी साबित कदमी थी अकबर एस बाबर साहब की कि वो खड़े रहे वहाँ पे। तो अभी आपका दोबारा इरादा है कि 62(1)(f) की दोबारा पिटीशन लेके जाएंगे? अब ये तो कुछ चीज़ें तो जैसे डिक्लेरेशन है उसके ऊपर तो लिख दिया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है वो तो हुकूमत को रेफर कर दिया, वो तो हुकूमत की मजबूरी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट जाना ही जाना है, उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। लेकिन हनीफ बासी ज़ाती तौर पर जाना चाहेंगे? नहीं, दोनों चीज़ें, मैं तो देखिए ना हुकूमत का हिस्सा हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो मैं सुबह चला जाऊंगा। अब किसी और को जिम्मे उन्होंने लगाना है, लेकिन हुकूमत जाएगी, हुकूमत जाएगी दोनों चीज़ों पे अलग-अलग। 62(1)(f) इमरान खान के हवाले से, यस, और पार्टी के हवाले से जो डिक्लेरेशन, आप पार्टी की भी डिक्लेरेशन कैंसिल कराना? हम नहीं करना चाहते, हम नहीं करना चाहते। इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हमारी तो मजबूरी है, हमने तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को ओबे करना है, उसको फॉलो करना है और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसको हम कबूल कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये तो होगी टेक्निकल बातें आपने पूछी हैं मुझसे, बड़े आसानी के साथ बहुत सारे लोग बैठ के ना डिफेंड कर रहे होते हैं इमरान खान को इस मौजू के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर। देखिए ना, मियाँ नवाज शरीफ को आपने कहा कि आपने अपने बेटे से 2.5 लाख जो पाकिस्तानी बनते थे 10,000 दिरहम वो नहीं लिया रिसीवेबल, ठीक है जी, और आप डिस्क्वालीफाई हैं 62(1)(f) के तहत। इसके अलावा तो नहीं ना, इसके अलावा कोई और बात तो नहीं। डिस्क्वालिफिकेशन इसी वजह से, डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से हुई। एक बंदे के 13 अकाउंट जो हैं वो बेनामी है, यानी उनको जाहिर नहीं किया गया। जैसे अभी अकबर एस बाबर ने कहा 1.5 अरब रुपया, ये तो बहुत कम रकम है, मैं कहता हूँ, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ यहाँ पे ये बहुत कम रकम है। अभी फौजिया कसूरी ने कहा 3 लाख डॉलर मेरे सामने लोगों ने जेबों में डाले हैं कनाडा में अंदर, हम पूछते रहे, उसका हिसाब हमें नहीं मिला। महबूब आलम कोई इनका टीवी पे बैठा हुआ था, मैं तो इनके लोगों की मिसाल दूंगा ना, अकबर एस बाबर बानी अरकान में से है ना, हम में से तो नहीं कोई जाके किसी ने पटिशन की वहाँ पे। उसको मुझे बताएं कि वो कहता है कि जब मैंने बन्नी गाला में बैठ के कहा कि खान साहब ये जो ऑडिट है ये बोगस है, तो वो उठा और मुझे थप्पड़ मारा उसने। ये वो लोग हैं, ये लोग जो पास बैठे होते थे, देखते थे सारी चीज़ों के अंदर। 13 बेनामी हो गए, 4 मुलाजमीन, 2 माली, 2 टी बॉय, उनके अकाउंट से पैसे बरामद हो गए। उसके अलावा पैसा जो है वो उन्होंने बता दिया कि 1.5 अरब जो है 350 कंपनियाँ हैं, जिसमें गैर मुल्की कंपनियाँ भी हैं, 34 गैर मुल्की लोग भी हैं। आप जोड़ते क्या हैं कि इसके अब्बू श्रीलंकन थे, अम्मी हिंदुस्तान की थी, उसके फलां अपना जो थे इजराइल के थे, उसकी अम्मी जो थी
वो यूएई की थी, खुदा का नाम ले, ये कौन सी बातें आप करते हैं? अगर यही बातें किसी और जगह आई होती तो अभी तक आप सर्टिफाइड झूठा उसको करार दे चुके होते। ये सारी वो चीज़ें हैं जो साबित हो गई हैं। इसमें वो बात अकबर एस बाबर साहब वाली है कि इसकी अब आपको लंबी चौड़ी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं, जैसे JIT की अब ज़रूरत नहीं है। JIT कौन थी इसमें, मैं बता देता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस में जो स्क्रूटनी कमेटी थी, और स्क्रूटनी कमेटी कब बनी मलिक साहब? स्क्रूटनी कमेटी बनी इमरान खान के दौर में। इमरान खान के दौर में FBR ने रिकॉर्ड दिया, और किसने रिकॉर्ड दिया? स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड दिया। और उस रिकॉर्ड की सूरत में उस वक्त जब इसका तूती बोल रहा था, जब एक को उठा के अंदर जेल में, किसी को उठा के तब्दील कर देना। लेकिन ये जो 5 डिक्लेरेशन है, ये इमरान शफीक साहब से पूछ लें, जो 5 डिक्लेरेशन हैं, क्या दैट अमाउंट्स टू 62(1)(f कि वो गलत बयानी हुई है, या वो बस एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर दस्तखत है? देखिए, जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में भी अल्फाज असल में यही हैं कि जो कुछ मैं आपके सामने कह रहा हूँ वो ट्रुथ है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, तो 62(1)(f का जो मेयार है वो ये नहीं है कि एफिडेविट होगा और वो झूठा साबित होगा तो तब ही आप नाअहल होंगे। नवाज शरीफ का केस मैं पढ़ रहा था आज प्रोग्राम में आने से पहले, तो उसमें जो जजमेंट में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो 10,000 जो अकाउंट रिसीवेबल था वो इन्होंने अपने डिक्लेरेशन फॉर्म के, नॉमिनेशन फॉर्म के साथ डिक्लेयर नहीं किया हुआ। तो एक तो वो उन्होंने रोपा का दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का, उसका हवाला दिया हुआ है, और साथ 62(1)(f का कि ही इज़ नॉट ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू दी 62(1)(f, तो उसको ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। उसमें तो और की चीज़ मांगी नहीं उन्होंने, तो वो अगर रूल अप्लाई करें तो फिर तो मेरे ख्याल में छोटा सा 2 को 4 भी लिख जाए तो गया बंदा। देखिए, पनामा केस जो है ना, इस चीज़ को आप समझने की ज़रूरत है। पनामा केस के बारे में बहुत अच्छी डिस्कशन की है काजी फायद ईसा, जस्टिस काजी फायद ईसा ने शेख रशीद अहमद साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के केस में। उसमें पनामा ही के एक बेंच जजमेंट के अजमत शेख साहब भी मौजूद हैं। अगर आप वो दोनों डिस्कशंस पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान में 62(1)(f की जूरिस्प्रूडेंस किस किस्म की है। काजी फायद साहब ने वहाँ बताया कि आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का तस्वर उसमें आपने अडॉप्ट किया है पनामा केसेस में, जबकि पोस्ट पनामा और प्री पनामा इन दोनों में पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस ये नहीं थी कि आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का तस्वर रखा है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ये है कि बस आपने चीज़ देख ली, जैसे है ना ट्रैफिक वायलेशन आप करते हैं तो ट्रैफिक वाला वार्डन आता है आपके पास और वो कहता है आपने जो है वो इशारा तोड़ा है, आप जितनी मर्जी एक्सक्यूज़ दें, मैं जल्दी में था, बीमारी थी, ये थी, नहीं, वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, आपको उसका फ़ाइन अदा करना होगा। तो पनामा केसों में सुप्रीम कोर्ट ने जो रूल अडॉप्ट किया है, इवन जस्टिस जो खोसा साहब थे वो तो इस हद तक गए कि उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तकरीरों का कंपैरिजन किया कि आपने पार्लियामेंट में तकरीर में ये बातें की थी, दूसरी जगह तकरीर में ये की थी और तीसरी जगह आपने ये की हैं। चूंकि इनमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनमें तजादात हैं, इस बुनियाद पर आप सादिक और अमीन नहीं रहे। वो एक ही म्यार था कि आपने 10,000 डिक्लेयर नहीं किया, वो बड़ी क्लियर लाइन है, उसमें पहला पनामा के 3 वर्जन, वो खैर वो डिस्कशन में, तो इसलिए वहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का क्या यहाँ जो 5 डिक्लेरेशन है वो उनके ऊपर वो 62(1)(f का इतलाक होता है या वो इररेलेवेंट है? नहीं, बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने उन डिक्लेरेशन में जो चीज़ें आपने एक पाई भी, आपको जो कानून जिसका पाबंद करता है, डिक्लेरेशन किस चीज़ का देना है? डिक्लेरेशन इसी चीज़ का देना है कि ये मेरे एसेट्स हैं। जब आप अपने एसेट्स को आप जाहिर नहीं करते और एक दफ़ा नहीं, मुख्तलिफ औकात में आप उसको ये अच्छा डिक्लेरेशन की जो बात है, ये सर्टिफिकेट है बेसिकली, जो बात है सर्टिफिकेट है ना, उसमें भी पार्टी हेड का सर्टिफिकेट क्यों लिया जाता है? पार्टी हेड का सर्टिफिकेट ये कहते हैं, ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक किस्म का डिफेंस हो सकता है ना, वो ये हो सकता है कि जी मेरे अकाउंटेंट ने मुझे हिसाब करके भेजे थे तो मैंने उस पर दस्तखत कर दिए। ओ भाई, आप इस बात को सोचें कि अगर अकाउंटेंट ही के दस्तखतों को अगर इलेक्शन कमीशन ने कबूल करना होता तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में आपकी पार्टी हेड के सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी? पार्टी है भी 5 साल का, 5 साल, और पार्टी हेड का सर्टिफिकेट इस एक ब्रेक करीब आ जानी है। एक चीज अकबर इस ये जो इसमें एक ऐड कर लें, एक इमरान साहब के 2 ID कार्ड रखने पे और एक अकाउंट जाहिर ना करने पे कई MNA MPs डिस्क्वालीफाई हो चुके। बिल्कुल हो चुके। मस्जिद के साथ एक जॉइंट अकाउंट था, वो आपका MNA डिस्क्वालीफाई, एक MNA इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गया कि उन्होंने अपने अकाउंट को बगैर, डोरमेंट अकाउंट है,
जिसका डोरमेंट अकाउंट की वो अगर शो नहीं किया हुआ होता है ना, लोग भूल जाते हैं 5 साल पहले अकाउंट बनाया उसका। अच्छा अकबर इस बाबर साहब, मैं ब्रेक में जाना है, बहुत छोटी सी ब्रेक है, वापसी पे आपसे जवाब लेता हूँ, क्योंकि हनीफ अब्बास हैं कि पार्टी को उसका डिक्लेरेशन कैंसिल करना वो भी एक हमारी प्ली होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या वो होनी चाहिए? क्योंकि सियासी जमात को काम करना चाहिए, मेरी सोच ये काम करती है, लेकिन लॉ क्या कहता है उस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे साथ रहिएगा जी, एक ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अकबर साहब, ये जो मैंने आपको बोला कि प्रोग्राम के दौरान कुछ लोगों के नाम आए थे, जिसमें इमरान चौधरी भी है, जुल्करनैन भी है, इसमें किसी इंडियन कारोबारी शख्सियत का भी, वो जो मुझे मैसेज भेज रहे हैं, उन्होंने कहा कि उस फंड रेजिंग में मौजूद थे, उनका नाम उन्होंने विजय भूंतिया ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। कुछ ऐसे भी शख्स थे इंडिया से जो इन फंक्शन में आते हो, विजय नामी? देखिए, ये तो अभी रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडियन ऑरिजिन के जो हैं वो मेंशन हैं। मसलन रोमेटा शेट्टी हैं, जिनका मैं सिर्फ इसलिए अपने आप को लिमिट करता हूँ उस फैक्ट्स पे जो इस्टेब्लिश्ड हैं, इसलिए मैं उससे ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि इससे बाहर ना जाऊँ। मसलन रोमेटा शेट्टी एक इंडियन नेशनल है, उनके हस्बैंड वो इंडियन नेशनल नहीं है, लेकिन उनके नाम से पीटीआई की बैंक स्टेटमेंट में उनका नाम लिखा हुआ है कि जी उनकी तरफ से डोनेशंस पीटीआई की बैंक अकाउंट्स में रिकॉर्डेड हैं, तो वो इंडियन नेशनल है। इसके अलावा जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जाने से पहले आपने क्या इमरान खान से ज़ाती तौर पर ये इशू टेकअप किया कि ये फॉरेन नेशनल्स हैं, ये इंडियन नेशनल है, ये जूश नेशनल है, और उनका रद्द-ए-अमल क्या था? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और मैं इसी पे आना चाहता था। एक दो बातें मैं साथ साथ करता चलूँ इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन के, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया 14 अप्रैल को डिटेल जारी किया, उसमें उन्होंने मोजेस जज साहब ने लिखा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोहिबिटेड फंडिंग साबित होती है तो उसकी इम्प्लिकेशंस न सिर्फ पार्टी पे बल्कि उसके चेयरमैन पे भी होंगी। ये लिखा हुआ ऑर्डर अभी भी स्टैंड करते हैं, और अगर फॉरेन फंडिंग साबित होती है तो दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। उसमें उन्होंने 30 डे कतगन लगाया था, वो 30 डे कतगन सस्पेंड हो गया, बाकी ऑर्डर रिमेन्स। अब जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि इसकी इम्प्लिकेशंस, और पहले मैंने सितंबर 11, 2011 में 7 पेज लेटर, अगेन वो लेटर जो है वो इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें एज लक वुड हैव इट, समटाइम्स आपके अल्फाज जो निकलते हैं वो प्रोफेटिक हो जाते हैं। मैंने उसमें लिखा कि रियल एस्टेट में पार्टी की टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व है, उसको तमाम डिटेल्स दी। मैंने लिखा पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। कौन कौन से अमेरिका सर, में कौन कौन से सर, साथ साथ जवाब देते जाएं। आपने कहा कि टॉप लीडरशिप रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, कौन कौन सी लीडरशिप? क्या पार्टी फंड्स रियल एस्टेट में लगा रहे थे, और वो कौन लोग थे? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप थी, यहाँ हाउसिंग, इन्होंने फार्म हाउस की एक स्कीम बनाई हुई थी, उसमें डॉक्टर आरिफ अलवी थे, उसमें उमर चीमा थे, उसमें इमरान खान थे, उसमें आमिर कियानी साहब थे, उसमें असद कैसर। मैंने इन सब को कन्फ्रंट किया, मैंने अलवी को फ़ोन किया इसी घर से। मैंने कहा अलवी है, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये कोई रियल एस्टेट का इधर कोई वो बना हुआ है, क्लब बना हुआ है कि आप लोग सारे सीनियर लीडरशिप आर इन फाइनेंशियली इन्वॉल्व? मैंने कहा दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर मेरी उससे पहले ईमेल पे भी इसी ये क्या था, थोड़ा एक्सप्लेन करें अकबर साहब, ये थोड़ा सा आसान लफ्जों में समझाएं कि लोगों को समझ आए। आप तो बड़ा सीरियस चार्ज दे रहे हैं कि ये लोग फार्म हाउस बना रहे थे, रियल एस्टेट में लगे हुए थे। वो क्या स्कीम थी जिसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व थे? आपने तो अकबर उनका आरिफ अलवी साहब का भी नाम ले लिया, आपने आमिर कियानी का भी नाम ले लिया, आपने असद कैसर का, इमरान खान का नाम लिया। मैंने ये नाम मैंने नदीम, ये नाम जो है, ये वो डॉक्यूमेंट मैंने आपको पहले अर्ज किया कि वो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको डिनाई तक नहीं किया गया पीटीआई। क्या था ये स्कीम, क्या थी? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या चीज थी ये? वहाँ पे फार्म हाउस स्कीम थी, वहाँ पे फार्म हाउस स्कीम थी, और उसमें जो प्लॉट नंबर 1 फार्म हाउस का था वो इमरान खान का था, और वो डिक्लेयर्ड है, उन्होंने वो डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन में कि ये उनका प्लॉट है। तो ये जब मेरे सामने ये सारे आई स्कीम और ये इश्यूज आए, फिर उसके बाद मेरे पास पीटीआई के अपने एम्प्लॉयज़ मेरे घर आके मुझे कहते हैं कि जी हमारे पर्सनल अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पर पैसा आता है, हमारी लीडरशिप कैश चेक साइन करके हमसे ले लेती है। मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट दो। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया, पीटीआई के फाइनेंस बोर्ड का डॉक्यूमेंट, जिसमें सिग्नेचर्स हैं 6 लोगों के, उसमें आमिर कियानी है, सैफुल्लाह
नियाजी है, सरदार हज़रत तारिक खान है, कर्नल यूनुस अली रज़ा हैं, उसमें तारिक शेख है, उसमें डॉक्टर मोमन है, उनके बाकायदा नाम है, मुलाजमीन के नाम है। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है कि कॉपी टू इमरान खान एंड कॉपी टू डॉक्टर आरिफ अलवी। आपने इमरान खान को कन्फ्रंट किया इन इश्यूज पे? आपने इमरान खान को कन्फ्रंट किया इन डिटेल्स के साथ कि ये क्या हो रहा है, ये पैसे जा रहे हैं? तो इमरान खान का रद्दअमल क्या था? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, यही तो मेरा शॉक ऑफ द लाइफ था जब मैंने उनको वो लेटर लिखा, जब मेरी ईमेल एक्सचेंज जो अभी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो भी कोर्ट्स का, उस पर जब मैंने तमाम बुराइयों की निशानदेही कर दी, तमाम गैर कानूनी काम की निशानदेही कर दी, तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी कि आप जस्टिस वजी के तहत एक कमेटी बनाएं और वो इन्वेस्टिगेट करें, और अगर मेरे इल्ज़ामात गलत हैं तो आप मेरे खिलाफ एक्शन लें, और अगर सही है, बिकॉज मैंने कहा कि ये हम कर ही नहीं सकते। हमने रोल मॉडल बनना है सोसाइटी में, हमने इस पार्टी को पार्टी ऑफ चेंज थी, अगर हमने ये सारे काम खुद कर रहे हैं, हम किस मुंह से अवाम में जाएंगे? मैंने तो उस पे इमरान का रद्दअमल क्या था? इमरान खान का रद्दअमल क्या था? इमरान का रद्दअमल ये था कि उसने मुझे बैनिश कर दिया। इमरान का तो यही रद्दअमल था। वो आज तक ये दावा करते हैं कि मैंने इसको पार्टी से निकाल दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन, सिंगल बेंच हाई कोर्ट, डबल बेंच हाई कोर्ट, सब ने मेरे हक में फैसले दिए कि ही स्टिल अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसने यही तो मेरा शॉक ऑफ द लाइफ था। मैं तो ट्रस्ट इमरान खान को कर रहा था, मैं इन लोगों के खातिर तो हमने मिलकर पार्टी नहीं बनाई थी, मेरी तो ट्रस्ट इमरान, ही बिट्रेड द ट्रस्ट, he betrayed the everything we stood for। ये तो इसीलिए तो ये मदर ऑफ ऑल बिट्रेयल था। एक सवाल का और जवाब दें, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब से भी इस पे पूछना चाहूँगा। एक सवाल का और जवाब दे दें, ये ममनुआ फंडिंग या जो गैर ममालिक से हासिल किए गए फंड्स हैं, ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुए या किसी ने ज़ाती इससे फ़ायदा उठाया? बड़ा क्लियर आंसर चाहिए इसके ऊपर, नो इफ्स नो बट्स, सीधा जवाब। क्या पार्टी के लिए इस्तेमाल हुआ, सियासत के लिए, या किसी के ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ? दोनों के लिए, दोनों इसमें देयर इज इनफ एविडेंस के पता चलता है कि इस्तेमाल किया। देखिए मैं आपको एक सिंपल मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं मलिक साहब। दोनों आपने कहा तो दोनों जाति किसने इस्तेमाल किया? नाम किसने जाति इस्तेमाल किया? मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फाइनेंस बोर्ड जो है अल्टीमेटली तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैश चेक्स कौन साइन करके लेके जाता था मुलाजमीन के और पैसे लेता था? दूसरी बात, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान खुद 2 अकाउंट्स खोलते हैं अपने रिटर्न रिक्वेस्ट पे। हबीब बैंक के 2 अकाउंट सिविक सेंटर में और दूसरी जगह एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट, एक दूसरा अकाउंट, और ये डॉक्यूमेंटेड है इस फैसले में। वो अपने दस्तखतों से अकाउंट खोलते हैं, अपने चेक्स को साइन करके अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं और फिर डिसऑन करते हैं उसको अनडिक्लेयर्ड अकाउंट्स, यानी उसको इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं करते। तो फिर इससे ज्यादा पर्सनल बेनिफिशियरी कौन था? पर्सनल बेनिफिशियरी कौन था इन फंड्स? देखिए मैं आई डोंट वांट टू, मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं, मैं सीधी बात करता हूं कि सबसे पहले पार्टी के जो चेयरमैन है, जब मैंने उसके सामने निशानदेही की, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही साइंड फेक एंड फॉल्स सर्टिफिकेट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये तमाम करप्शन और इलीगैलिटीज को करता है। जब मैंने उसको आइडेंटिफाई किया इन राइटिंग में सितंबर 11, 2011, उसके बाद जो जिम्मेदारी है फाइनेंस बोर्ड, जो मैंने नाम लेके दिए, जो इसको ऑपरेट करे थे, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, जब उसके नोटिस में भी सितंबर 2011 में ये सब कुछ आया, ही शुड हैव इंटरवीन, ही शुड हैव टेकन एक्शन, ऑल ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। हनीफ अब्बासी साहब, ये तो मेरी तो बिल्कुल अकल दंग रह गई है बातें सुन के। सुनिए ये सारी बातें आपने पहले, मैं तो परेशान हो गया। आप भी दुनिया में रहते हैं, हम भी दुनिया में रहते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं। हमने तो ज़मीनें भी नहीं बेची और कारोबार भी कोई नहीं की है, पब्लिक डीलिंग ही की है। अकबर एस बाबर साहब की एक बात पे मैं तो कभी मिला भी नहीं कि मैं आपके सामने आज पूरी कौम के सामने, और वो भी मुझे किसी जगह एक आध जगह हाथ कभी मिल गया हो इलेक्शन कमीशन के अंदर बाहर जाते हुए, इसके अलावा मैं या सुप्रीम कोर्ट में, अदरवाइज मैं कभी इनके साथ बैठ के मेरी कोई बैठक नहीं हुई। लेकिन उनकी गुफ्तगू सारी ये नहीं कि मैं परेशान इसलिए नहीं हुआ, सुने जरा, मैं परेशान इसलिए नहीं हुआ कि मैंने 6 साल पहले कहा था, इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है, मैंने 6 साल पहले कहा था, 2016 में कहा था कि झूठ है, फ्रॉड है, और वो आज उन्होंने फॉरेन एजेंट इसको करार दे दिया है। किसने? इलेक्शन कमीशन ने। फॉरेन एडिट पार्टी किसने करार दे दी है? इलेक्शन कमीशन ने। ये उन्होंने करार दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, हुकूमत जब रेफरेंस भेजती है, वो एक अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने लिखे हुए को तो नहीं कह सकती ना कि जब आप वहां पे ये सर्टिफिकेट झूठा साबित हो जाएगा। आपने FIA को जो हिदायत की है, पार्टी की डिक्लेरेशन की, मेरी अगर बात सुनेंगे तो बात आपको और 2-3 चीजें मिल जाएंगी। मेन चीज अब आपके सामने जो आने वाली है वो जरा आज डिस्कस कर लें। देखिए पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पे अमेरिका और बरतानिया के अंदर
जो पाकिस्तान के खैराती अदारे हैं चैरिटी के लिए, उन सब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ कत्ल से भी ज़्यादा कहाँ का जुर्म है, इन्वेस्टिगेशन? बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर, दोनों जगह। और ये मैंने 10 दिन पहले की, और ये बात अगर मैंने एक टॉक शो में, वो मैं आपको दे दूंगा वीडियो, और ये बात मैंने कल टीवी पे पूरे बरतानिया के जितने रिपोर्टर थे वो बता रहे थे। उसमें दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें ये हैं कि जो आरिफ नकवी ने वहाँ पे स्टेटमेंट दी है वो एक अलग चीज़ है, वो एक बड़ी भयानक स्टेटमेंट है। जो उसकी वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर वो सारा मलबा जो है इमरान खान पे डाल रहे हैं कि यहाँ से ये पैसा, उन्होंने पूछा ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, उसने कहा ये मैंने यहाँ से आया, मैंने इमरान खान को दिया। ये आरिफ नकवी की बात मैं कर रहा हूँ आपको। वहाँ से जब वो अमेरिका जाएगा पता नहीं वहाँ जाके वो क्या क्या चीज़ें, लेकिन उन्होंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और दूसरा सबसे भयानक बात ये, जो भयानक बात है कि खैराती अदारे के लिए पैसे इकट्ठे होते हैं और वो इनके आते हैं ज़ाती अकाउंट्स के अंदर और पार्टी अकाउंट्स के अंदर। ये इस पॉइंट के ऊपर वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये इस तरीके से पैसा जो है ये पार्टियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ से खैराती इदारों के जरिए जा रहा है। वहाँ से वो जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है जिसने 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान को वापस किया था, एनसीए, वो पकड़ लेगी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो? नहीं वो उन्होंने शुरू किया, केस शुरू कर देंगे। सर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू किया, एनसीए ने शुरू की है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने शुरू किया। ठीक है सर, एक ये हो गया। दूसरा देखिए ना कितने डॉक्टर आरिफ अलवी बैठा हुआ है, ये लोगों को सुनाया करते थे, बड़े इखलाकियात का दर्स दिया करते थे। और कोई कहता है मगरब को भी मैं जानता हूँ, चाइना को भी मैं जानता हूँ, ईरान को भी मैं जानता हूँ, यूरोप को भी मैं जानता हूँ, नहीं जानता तो पाकिस्तान को मैं नहीं जानता। आप अंदाजा लगाएं आरिफ नकवी साहब, आरिफ अलवी साहब को, कि उनका अगर अकाउंट्स जो है बेनामी निकल आया है तो उन्हें सौदे पे बैठना चाहिए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मेरी कोई नहीं, बैठे रहे मेरी तरफ से। पहले भी 3-4 महीने हमारी हुकूमत होगी तो बैठे हुए तो क्या कर लिया, बैठे रहे। लेकिन अगर लीगली, अगर मॉरली नहीं, उनको इस वक्त इस सदारत से रिजाइन करना चाहिए ताकि कोई ना कोई तो मिसाल कायम हो इस पाकिस्तान के अंदर। आप इतने बड़े ओहदे के ऊपर, जी आप सुप्रीम कोर्ट कब जाएंगे? दूसरा बात, मैं सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला कल सुबह कर लेना, प्राइम मिनिस्टर सुबह कर लेंगे, पार्टी ने फैसला। अब जो हमारी आने वाली जो है अपना कैबिनेट की मीटिंग, उसमें ECL में कितने लोगों को डालना है, उसमें किस तरीके से रेफरेंस जाएगा, 62(1)(f) मैंने करना है, किसने करना है, कौन लेके जाएगा। अभी तो घड़ियाँ बेच दी गई हैं। और जाके आजकल आप एक जगह पोस्ट भी देखी होगी आपने, वो जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है, उसने अब्बा जी को जाके कहा है कि हमने घड़ी चोर पकड़ लिया। ये उसने अपने कान में जाके कहा है, वो तस्वीर छपी हुई है। तो इस सूरत हाल में अगर आप देखें ना, होगी संजीदा खबर नहीं होगी सर, घड़ी दे दी उसने, दे दी, बात तो सच्ची है ना सर। और दूसरा जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो बड़ा इन सारी चीज़ों से हट के, देखिए ये मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान है ना, तो हम हैं। हो सकता है हनीफ अब्बासी को भी किसी से जिच पहुंची हो, तकलीफ पहुंची हो, आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं नहीं चाहता था कभी भी ज़िंदगी के अंदर कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपकी सालमियत का जामन हो, जो आपकी जोग्राफी हदों का जामन हो, उनके शोहदा के ऊपर भी हम सियासत करें। हम ऐसे बच्चे पैदा करें जो नाफरमान हो, हम ऐसी कौम पैदा करने की कोशिश करें जो हर किसी के गिरेबान तक जाए, जो हर किसी की माँ, बहन और बेटी की हुर्मत को पामाल करे। और जिस तरीके से शोहदा के जनाजों के साथ सियासत की गई है, खुदा की कसम मैं इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से बात नहीं कर रहा, मेरा दिल दुखा। आज के दिन तो ना करें तो मेरा दिल दुखा नहीं, आज के दिन ही तो करना है। एहतराम का वो कुर्बानी भी देखे ना, वो कुर्बानी भी दी और ये भी कुर्बानी है। हाँ, वो कहीं पिकनिक पे जा रहे होते हेली लेके, तो मैं कहता जी पिकनिक पे जा रहे थे, वो सैलाब वालों के पिछले 10 दिन से खिदमत कर रहे थे। तो खुदा का खौफ करें। इस तरह प्राइम मिनिस्टर या वजीर आज़म बनने से बेहतर है कि आप इस उम्र के अंदर अल्लाह अल्लाह करें और अल्लाह अल्लाह करके जो है इस पाकिस्तान की जान छोड़ें, वरना जब तक आप वजीर आज़म नहीं बनते इंतशार रहेगा। अच्छा, वजीर आज़म बन गए मलिक साहब, फिर भी इंतशार रहेगा। ये दोनों चीज़ें मैं अब आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखें ना, आप कहते हैं मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ हूँ, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे बड़े 36 गाड़ियाँ ली हुई हैं, रेड कारपेट रिसेप्शन है, वज़ीर आला की कुर्सी दी हुई है, इसलिए हम कहते हैं हम मुखालिफ नहीं है, हम नहीं कहते। इमरान खान के एक स्टेटमेंट हमने निकाले हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किसको जिम्मेदार होना चाहिए। ये उनके अपने अल्फाज है, चुनाव उन्हीं का है। अब भी एक मसला सामने कि एक पार्टी के ऊपर इशू है जिसमें मेरी ज़ाती दिली ख्वाहिश है कि ना उन पर 62(1)(f) लगे, ना उनकी पार्टी बैन की जाए, क्योंकि ये अच्छी मिसालें नहीं होती जमहूरियत के अंदर। लेकिन अपने लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, दिखाएगा।
अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी प्राइम मिनिस्टर से, जिसका नाम आया उसकी फैमिली से। ये ना करें कि अपने ऊपर से अब इसे उतारने के लिए तो कहें जी आप भी करप्ट हैं। जो असूल ज़ाब्ता नवाज शरीफ पे लागू हो वही असूल ज़ाब्ता इमरान खान पे भी लागू, ये आपको कबूल है? बिल्कुल कबूल है। इस झूठ के पीछे अरबों रुपए की करप्शन है। ये सिर्फ ये नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अरबों रुपए की करप्शन बचाने के लिए। ये तो जेल में जाएंगे इसके बाद। इमरान शफीक साहब, पार्टी बैन करना मतलब एक हमारी हिस्ट्री है नैप वाली, लेकिन बहुत ही गैर जमहूरी फेल होता है। यहाँ हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि ECP का ऑर्डर यही है, क्या ऐसा ही ऑर्डर है? देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब के पास, PTI के पास एक बहुत बड़ा चांस है अभी, और वो चांस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी फ़र्द जुर्म आयद करने के बाद उनको मौका दिया है, नोटिस दिया है कि आप इसका जवाब दे दें। अच्छा, जवाब जब वो देंगे तो पूरी कौम के सामने वो जवाब आएगा। ये जो आएँ बाएँ शाएँ के जवाबात होते हैं ना, ये 8 साल से वो देते चले आ रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में भी कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला ECP को रेफ़र कर दिया। ECP इलेक्शन कमीशन ने 8 साल तक हियरिंग की, और इलेक्शन कमीशन ने बार बार अपने ऑर्डर में लिखा है कि चलें, पहले तो डिक्लेरेशंस में या सर्टिफिकेट्स में उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया, लेकिन आखिर वक्त तक, 8 साल तक, आखिरी वक्त तक अकाउंट्स को हमसे छुपाने की कोशिश की गई है, यानी कंसीलमेंट है। पार्टी पे बर्डन आता है उस तो यकीनन ये बर्डन ही सारे का सारा पार्टी पर है कि जब इलेक्शन कमीशन में हनीफ अब्बासी अभी जो अकबर एस बाबर ने जिस केस का हवाला दिया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने कहा था कि चेयरमैन पे भी असरात होंगे। ये इसके दोनों तरफ असरात हैं मलिक साहब। एक इसका असर ये है कि 3 असरात हैं। पहली बात तो ये है कि फ़ंड जो है वो कन्फिस्केट हो जाएंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये साबित हो जाए कि पार्टी जो है फॉरेन फंडेड पार्टी है, तो फॉरेन फंडेड पार्टी जो कि इसमें मेंशन है कि ये फॉरेन फंडेड पार्टी है, उस पूरे फैसले में ये चीज़ें जाहिर हो रही हैं। अगर वो फॉरेन फंडेड पार्टी है तो फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट मींस कैबिनेट, जो कैबिनेट अपना बना के डिक्लेरेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है और उस पार्टी को बैन किया जा सकता है। दूसरा कंसिक्वेंस, और तीसरा कंसिक्वेंस इसका ये है कि जो बेंच के रूल्स भी हैं कि वो 5 रुकनी होगा, लार्जर बेंच होगा, फुल कोर्ट होगा, क्या होगा, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। एक्चुअली मैं इसको चाहता हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदान फैसला कर लें, इसको परहेज करें। अगर 62(1)(f की अगर बात की जाए ना, तो उस पर शेख रशीद अहमद केस में काजी फायज ईसा साहब का नोट है। उन्होंने कहा है आपने इस मामले में, यानी उन्होंने तमाम चीज़ों को बताने के बाद, मतलब यह है कि इतना मेस क्रिएट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, इतनी डाइवर्जेंट ओपिनियंस हैं, इतनी मुख्तलिफ फैसले दिए हैं कि आप एक फुल कोर्ट बनाएं। उन्होंने 5-6 सवालात फ्रेम किए। उन 5-6 सवालात में से एक सवाल जो आप कर रहे हैं वो ये था कि 62(1)(f के इतलाक का पैमाना और क्राइटेरिया क्या हो। उस क्राइटेरिया पर अभी हमें फुल कोर्ट बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने वो फैसला फुल कोर्ट को रेफर किया, लेकिन 2 जजों ने, बाकी ने एग्री नहीं किया, इसलिए मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल उस वक्त कर गया। अजमत शेख साहब का वो पिटिशन उन्होंने डिसमिस कर दी। लेकिन आज भी जो माइनॉरिटी व्यू है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का व्यू है, उन्होंने कहा 62(1)(f पर एक आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाएं, जिस क्राइटेरिया पर आप सब लोगों को परखें। ये नहीं है कि एक का केस है तो उसका और क्राइटेरिया है, दूसरे का केस है। शायद बहुत सारे लोग ये समझ रहे हो कि नवाज शरीफ को जो मेफेयर अपार्टमेंट है उसके ऊपर अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया। नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इसलिए है कि 10,000 दिरहम का अकाउंट रिसीवेबल नॉट रिसीव्ड येट, रिसीवेबल है कि आना है। उन्होंने कहा ये एसेट है, आप डिस्क्वालीफाई, आप ऑनेस्टली है, आपने बताया नहीं है, वो कभी रिसीव नहीं हुआ। और इससे मतलब एक फर्क है, वो जो दूसरे केस है ना जो आ रहे हैं जिसमें तोशा खाना वाले हैं, उसमें जो है विदाउट पेमेंट रिसीवेबल भी हैं, जिनके पे नहीं किए हुए, उन्होंने वो मेंशन किए हैं, बहुत गिफ्ट्स ले लिए हैं, लेकिन उसके पेमेंट देनी थी वो नहीं की। ठीक है। और अगर जजमेंट्स को देखें तो वो पॉलिटिकल पार्टी का हेड, तो जो एक एग्जीक्यूटिव हेड है मुल्क का, उसके लिए तो बहुत ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत शदीद जरूरी है। वो ट्रांसपेरेंसी। अकबर साहब, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ जो PTI के 2 लीडर्स है। ये बहुत नापसंदीदा होगा अगर किसी को नवाज शरीफ की तरह और सियासत से निकाल दें। इसका हल ढूंढना चाहिए, हमें लोगों को घर नहीं भेजना चाहिए। लेकिन 2 लीडर्स के बयानात हैं -1 के ऊपर, कि एक कहता है किया नहीं जा सकता, दूसरा कहता है मुझे ऑफर किया गया। सुनवाइएगा। माई के लाल में जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या? इमरान खान है, मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। गाला से कॉल आई, उन्होंने कहा जी अर्जेंटली वापस आए। वहाँ पे 2 साहब जो हैं वो खड़े हुए थे गार्डन के अंदर। उन्होंने ये एक ब्रिलियंट आइडिया दिया कि ये आइडिया है कि इमरान खान के अलावा और 3 नाम पेश कर दिए जाएं। 3 नामों में से एक नाम हम आपका भी देंगे। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है क्या?
अकबर बाबर साहब, क्या कोई ऐसी ऑप्शंस भी कभी आई तहरीक इंसाफ के सामने कि इमरान को माइनस करके असद उमर को बना दें या इसको माइनस करके उसको बना दें? देखिए, माइनस नहीं, मेरे ख्याल में तो वक्त का तकाजा है कि ही शुड रिजाइन। आई मीन, क्या अब क़यामत का हम इंतज़ार करेंगे? तो फिर ये तो इमरान अपने जो प्रिंसिपल्स ले आउट करता था जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के, कि मामूली सी मामूली बात पे वज़ीर आज़म या हेड ऑफ द पार्टी हैड टू रिज़ाइन। अब वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने मेरे तमाम इल्ज़ामात, जो संगीन तरीन इल्ज़ामात हैं, जिसमें आपने कंसील किया, आपने गलत बयानी की, आपने प्रोहिबिटेड फंड्स रिसीव किए, आपने फॉरेन कंपनी से फंड्स रिसीव किए, ग्रोस वायलेशन ऑफ लॉज हुई हैं, आपने मिस डिक्लेरेशंस किए हैं, और फिर कंसिस्टेंटली वो आप 8 साल करते आए हैं। तो आप कब रिजाइन करेंगे? कोई हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स तो सेट करें ना। अगर जिसकी आप खुद बात करते थे कि मामूली सी बात पे वेस्टर्न डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर, अभी बोरिस जॉनसन का मैंने बताया ना कि वो लॉकडाउन के दौरान पार्टी की थी, तो उसकी पार्टी ने कहा कि नहीं सॉरी थैंक यू वेरी मच, उसके बावजूद कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत चुका था। सो इट इज़ नॉट -1, इट इज़ कि मेरा पहले दिन से जो जंग है वो ये है कि जमात को इदारा बनाना है। जमात हनीफ साहब कुछ कह रहे हैं आपको जी? नहीं आप देखिए, वो क्रेडल और नर्सरी बनेंगी जब तक जमात कानून के नीचे नहीं आएगी, जब तक हमारी शख्सियत साहब की भी बात नहीं आएंगी। और वो जी मलिक साहब, पहली बात ये है कि ये बात हकीकत पे मबनी है। उस वक्त -1 कहा या नहीं कहा, अब जो इसकी दौड़ में शामिल हो गए हैं लोग कि -1 के बाद, यानी जब वो डिस्क्वालीफाई होना है ना, ये कैसे मुमकिन है कि अभी आप कहें जी पहले तो मियां नवाज शरीफ में कोई है दौड़ में शामिल? हाँ, सियासत हो रही है? नहीं अभी शामिल है। कौन असद उमर भी है, परवेज खटक भी है, और मैंने उस दिन कहा था अल्लाह की करनी देखें, फवाद चौधरी भी उस दौड़ में शामिल है। फवाद चौधरी पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, नहीं जाने दें। इमरान खान है चेयरमैन पीटीआई। मेरी बात तो सुने, दौड़ में शामिल होने में कौन सी हर्ज है? इमरान खान माइनस नहीं कर सकता, फवाद चौधरी कोई नहीं कर सकता। शाह महमूद कुरैशी, मुझे कुछ कहने दे, परवेज खटक, मुझे असद उमर, अच्छा, मैं आपकी तरफ ये तीनों लोग जो है इस वक्त। दूसरा ये, इसको 61F को ना आप उससे मंसूब ना करें कि ये बड़ी को मजलूमियत वाली बात होगी। हमारे साथ तो जो होना था हो गया है, अब इसके साथ होने के लिए हम कहें कि नहीं जी आप वो भी रिवर्स करें, ये भी रिवर्स करें और छोड़ दे सारा कुछ। हमारा तो रिवर्स इंशाल्लाह ताला एक दिन होगा। लेकिन आप चाहते हैं इमरान पे 61F लगे? बिल्कुल लगे। अगर ऐसा झूठा शख्स, अगर आपने मुल्क का दोबारा वजीर आज़म बनाना है तो फिर अल्लाह हाफिज। अकबर बाबर साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बातें आपने सुनाई है ना, ये इस बात की अक्कासी करती है कि यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि फैशिज्म और माइट इज़ राइट और जंगल का कानून हो। देखिए, इस वक्त जो इमरान खान के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक लीगल जो है वो परसू करेगा, मेरे नज़दीक उसको कुछ रिलीफ नहीं मिलेगी और ये मामला जो है और मज़ीद बिगड़ेगा। एक पॉलिटिकल रास्ता है जिसमें शायद वो अपनी कुछ पॉलिटिकल लेगेसी साल्वेज कर दे। वो ये है कि पीटीआई को अपने जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनके हवाले करे, हम उसको 1.5 साल में रिफॉर्म करेंगे, हम उसको डेमोक्रेटाइज करेंगे, हम उसमें अकाउंटेबिलिटी लेके आएंगे और क्लीन क्रेडिबल कॉम्पिटेंट लीडरशिप सामने लोगों के लाएंगे, जिसके लिए पार्टी बनी थी। तो ये जो जितने लोगों के आपने नाम लिए हैं, इनको मैं चैलेंज करता हूं। हमारे सामने सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान था। हम सब उसको एक्सेप्ट करते थे कि ही वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ पीटीआई। तो जब कैप्टन जो था वो हाईजैकर के साथ मिल गया, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो टर्नकोट्स हैं, इनकी हमारे नजर में कोई हैसियत नहीं है, इनकी पॉलिटिकल वर्कर्स के सामने कोई ट्रैक्शन नहीं है। हम इनको चैलेंज करेंगे, हम सारा फाउंडिंग फादर्स को इकट्ठा करेंगे, जेन्युइन वर्कर्स को, फौजिया कसूरी जैसे लोग, सईदुल्ला नियाजी जैसे जो फाउंडिंग, इनके फर्स्ट कजन है फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब, और बेशुमार, वी आर इन टच। हम सबको इकट्ठा करके वी विल हैव लीव नो ऑप्शन फॉर इमरान खान। ये पूरी की पार्टी को हम इकट्ठा करेंगे और जेन्युइन उनको सामने लाएंगे, एंड देन वी कैन डू इमरान शफीक से क्लोजिंग रिमार्क्स, इमरान शफीक से भी ले लें। मेरे ख्याल में तो पीटीआई इमरान खान है, ये इनके पॉलिटिकल राइवल्स हैं, ये मानेंगे नहीं, लेकिन पीटीआई इज इमरान खान, उसके बगैर पीटीआई नहीं है। तो उसको इस तरह पकड़ के यूं करके आप साइड पे कर सकते हैं। देखें, कानूनी तौर पर एक सिचुएशन अलग है, लेकिन हमारे यहाँ अब मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि अदले बदले वाला काम ख़त्म होना चाहिए और 62(1)F की जो तलवार है सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस तरह इस्तेमाल करना और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह बर्डन करना, मेरा ख्याल है अब इसको ख़त्म होना चाहिए। कहीं बैठना चाहिए, इस मेस को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन एक बात यह है जो बाकी पैगाम भी दे रहे हैं, और वो ये है कि आज के दिन का बहरहाल पैगाम तो यही है कि आप हक बात करें, सच और स्पॉट एक लाइन, मैं सिर्फ एक लाइन ये है कि देखें
राना सनाउल्लाह की 15 किलो हीरोइन भी आप किसी और पे डाल रहे हैं। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी किसी और पे डाल रहे हैं। आप -1 वाली भी किसी और पे डाल रहे हैं। तो आप क्या लेने आए थे? काजी फायज ईसा का केस, उसके ऊपर भी काजी फायज ईसा का केस भी किसी और पे डाल रहे हैं। तो भाईजान फिर आप क्या लेने आए थे? आप किस चीज के वजीर आजम थे? हनीफ अब्बासी साहब और आपने सारा कोई बाबर साहब, आप सबका बहुत, इतना ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।